नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 8 जनवरी 2026 है और ये हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज का भाग 1 है। और हाँ, चर्चा शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना। आज की इस पूरी बातचीत की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज़रूर फॉलो करें। बिल्कुल। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प विषय हैं। हो सकता है इनमें से कुछ पर हम पहले भी बात कर चुके हों, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के क्यों और तो क्या को समझना है, जो किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी होता है। सही कहा। तो चलिए आज के इन महत्वपूर्ण विषयों की इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था और शासन से। हाल ही में ए शक्तिवेल को अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी AEPC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और ये उनका 5वां कार्यकाल है। तो सवाल ये है कि ये काउंसिल आखिर है क्या और भारत के विशाल कपड़ा उद्योग के लिए इसके क्या मायने हैं। देखिए, AEPC यानी अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भारत के परिधान निर्यातकों की, मतलब जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी और आधिकारिक संस्था है। अच्छा। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और ये कपड़ा मंत्रालय के तहत काम करती है। इसका काम बहुत सीधा सा है, वैश्विक बाजार में भारत में बने कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा देना। तो मतलब ये सरकार और एक्सपोर्टर्स के बीच एक पुल की तरह काम करती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सरकार, भारतीय निर्यातकों और जो विदेशी खरीदार हैं, उनके बीच एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। और इसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सरकार के प्रतिनिधि, बड़े निर्यातक और जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस है, वो सब शामिल होते हैं। इससे ये पक्का होता है कि जो भी नीतियां बने वो जमीनी हकीकत से जुड़ी हों। और जमीन पर इसके काम कैसे दिखते हैं, मतलब डे टू डे फंक्शंस क्या है? ये कई स्तरों पर काम करती है। एक तो ये बाजार का अध्ययन करती है कि दुनिया में फैशन के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। राइट। दूसरा, ये बड़े बड़े व्यापार मेलों का आयोजन करती है, जैसे साल में 2 बार होने वाला इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर। अच्छा, हाँ, सुना इसके बारे में। हाँ, वहाँ भारतीय निर्यातक अपने उत्पाद दुनिया को दिखाते हैं। और तीसरा, ये कामगारों के कौशल को सुधारने के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चलाती है। अब उद्योग के बड़े स्तर से जरा जमीनी स्तर पर आते हैं। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने अपने 79वें स्थापना दिवस पर शाइन नाम की एक योजना शुरू की है। शाइन नाम तो काफी आकर्षक है, पर यह महिलाओं को सशक्त बनाने में कैसे मदद करेगी? शाइन का पूरा नाम है स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड विमेन। ओके। इसका उद्देश्य बहुत सीधा और शक्तिशाली है। महिलाओं को गुणवत्ता मानकों यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में जागरूक करना। चाहे वो एक उपभोक्ता हो या एक उद्यमी, उन्हें ये पता होना चाहिए कि एक अच्छे और सुरक्षित उत्पाद की पहचान क्या है। तो ये सिर्फ एक मतलब अवेयरनेस कैंपेन नहीं है, ये उससे ज्यादा है। बिल्कुल, ये एक तरह का एम्पावरमेंट टूल है। ये योजना गैर सरकारी संगठनों, मतलब NGOs और स्वयं सहायता समूहों SHGs के साथ मिलकर काम करेगी। अच्छा, जमीनी स्तर पर। हाँ, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि वे कैसे BIS प्रमाणित उत्पादों जैसे ISI मार्क या हॉलमार्क को पहचाने। और जब कोई महिला उद्यमी अपने बनाए उत्पादों के लिए BIS सर्टिफिकेशन लेती है, तो उसके उत्पाद का मूल्य और बाजार में उसकी विश्वसनीयता दोनों बढ़ जाती है। और ये योजना BIS द्वारा शुरू की गई है, जो भारत की क्वालिटी कंट्रोल की मुख्य संस्था है ना? हाँ, भारतीय मानक ब्यूरो या BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। इसका सीधा सा काम है प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड्स तय करना और ये पक्का करना कि उनकी क्वालिटी अच्छी हो। और ये न सिर्फ घरेलू बाजार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की साख बनाता है। BIS ही अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO जैसी संस्थाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। उत्पादों की क्वालिटी से अब पर्यावरण के संरक्षण पर आते हैं। महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व से एक बहुत अच्छी खबर आई है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS ने 15 गंभीर रूप से लुप्तप्राय भारतीय गिद्धों को सफलतापूर्वक जंगल में छोड़ा है। ये संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। मेलघाट की क्या खासियत है? मेलघाट महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व है और ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की गाविलगढ़ पहाड़ियों पर स्थित है। गाविलगढ़, ओके। इसका नाम मेलघाट यहाँ की घाटियों के संगम को दर्शाता है। ये इलाका शुष्क पर्णपाती वनों का है, जहाँ सागौन के पेड़ बहुत हैं
और ये ताप्ती नदी और उसकी सहायक नदियों का एक महत्वपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र भी है। और वन्य जीवों के लिहाज से गिद्धों के अलावा और क्या खास है वहाँ? बाघों के अलावा यहाँ स्लॉथ बेयर, भारतीय गौर और तेंदुए जैसे कई जानवर पाए जाते हैं। लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो ये है कि इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय फॉरेस्ट आउलेट का गढ़ माना जाता है। अरे वाह, ये तो वही है जिसे विलुप्त मान लिया गया था, है ना? बिल्कुल, ये एक छोटा उल्लू है जो एक समय विलुप्त मान लिया गया था। उसका यहाँ पाया जाना इस जंगल के महत्व को और भी बढ़ा देता है। एक स्थापित रिजर्व में संरक्षण की कहानी से अब एक नई खोज की ओर बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर में शोधकर्ताओं ने कैटिडिड्स की 3 नई प्रजातियों की पहचान की है। पहली बात तो ये कि ये कैटिडिड्स होते क्या हैं? देखने में तो ये बिल्कुल टिड्डे जैसे लगते हैं। ये दिखने में भले ही टिड्डे जैसे लगे, पर असल में इनका परिवार अलग है। एक्चुअली ये झींगुर यानी क्रिकेट्स के ज्यादा करीबी रिश्तेदार हैं। अच्छा, तो अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर इनके एंटेना में होता है। टिड्डों के एंटेना छोटे और मोटे होते हैं, जबकि कैटिडिड्स के एंटीना लंबे और धागे जैसे पतले होते हैं। इसीलिए इन्हें लॉन्ग हॉर्न्ड ग्रास हॉपर भी कहते हैं। अच्छा, और मैंने सुना है कि इनकी आवाज भी बहुत खास होती है। इनके नाम के पीछे भी शायद वही वजह है। हाँ बिल्कुल, ये अपने एक पैर को अपने पंख पर रगड़कर आवाज निकालते हैं और इस आवाज से केटीडिड जैसा संगीत निकलता है। इसी से इनका नाम पड़ा है। क्या बात है। और जो नई प्रजातियां खोजी गई हैं उनमें इसी आवाज पैदा करने वाले अंग में बहुत सूक्ष्म अंतर के आधार पर पहचान की गई है। ये दिखाता है कि हमारी जैव विविधता में अभी भी कितने रहस्य छुपे हुए हैं। पहाड़ों की इन सूक्ष्म खोजों से अब बंगाल के विशाल डेल्टा की ओर चलते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सागर द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए मुरीगंगा नदी पर एक पुल की आधारशिला रखी है। ये द्वीप भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से क्यों इतना महत्वपूर्ण है? सागर द्वीप, जिसे गंगा सागर भी कहते हैं, गंगा डेल्टा में ठीक उस जगह पर है जहां हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये एक बहुत प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। गंगा सागर मेला। हाँ, हर साल मकर संक्रांति पर यहाँ गंगा सागर मेला लगता है, जो कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये सुंदरबन का हिस्सा है, लेकिन यहाँ न तो मैंग्रोव वन है और न ही बाघ। ये तो परीक्षा के लिहाज से एक बेहतरीन तथ्य है। बिल्कुल, ये सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति और मानवीय बसावट के कारण यहाँ का इकोसिस्टम बाकी सुंदरबन से अलग है। तो ये पुल बनने से यहाँ के निवासियों के लिए साल भर संपर्क बना रहेगा और तीर्थयात्रियों के लिए भी सुविधा होगी। लेकिन हाँ, साथ ही इस संवेदनशील द्वीप पर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी बढ़ेगी। ये पुल जमीनी इंजीनियरिंग का एक उदाहरण है। चलिए अब जमीन से उठकर ब्रह्मांड की ओर देखते हैं। जरूर। भारतीय खगोलविदों ने डब्ल्यू उर्सा मेजोरिस नाम के एक तारे का अध्ययन किया है। ये किस तरह का तारा है और इसका अध्ययन इतना जरूरी क्यों है? ये कोई अकेला तारा नहीं है, बल्कि ये कॉन्टैक्ट बाइनरी सिस्टम है। कॉन्टैक्ट बाइनरी? हाँ, इसे आसान भाषा में समझने के लिए कल्पना कीजिए कि 2 तारे एक दूसरे के इतने करीब परिक्रमा कर रहे हैं कि वे लगभग एक दूसरे से जुड़ गए हैं और अपनी बाहरी परतें साझा कर रहे हैं। वाह, ये कल्पना तो बहुत सुंदर है। तो इन नाचते हुए तारों का अध्ययन हमें क्या बताता है? इनका अध्ययन करने से हमें तारों के विकास की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है। क्योंकि ये इतने करीब हैं, हम उनके द्रव्यमान, त्रिज्या और तापमान जैसे गुणों को बहुत सटीकता से माप सकते हैं। अच्छा। इस अध्ययन से पता चला है कि इन तारों पर हमारे सूर्य की तरह ही बड़े बड़े स्टार स्पॉट यानी चुंबकीय धब्बे भी हैं, जो इनकी तीव्र चुंबकीय गतिविधि का संकेत है। ब्रह्मांडीय पदार्थों से अब उन पदार्थों पर आते हैं जो हमारी धरती पर भविष्य बदल सकते हैं। जैव सामग्री या बायो मटीरियल्स को सामग्री इंजीनियरिंग का नया मोर्चा कहा जा रहा है। ये हैं क्या? बायोमटेरियल्स बेसिकली ऐसे पदार्थ हैं जो जैविक स्रोतों जैसे पौधे या सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं। ये पारंपरिक प्लास्टिक या सिंथेटिक फाइबर का एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। तो क्या इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं? जैसे क्या कोई बायोप्लास्टिक सामान्य प्लास्टिक की तरह ही काम कर सकता है? हाँ, मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। पहले है ड्रॉप इन बायोमटेरियल्स, जो रासायनिक रूप से पारंपरिक प्लास्टिक जैसे ही होते हैं लेकिन बनते पौधों से हैं, जैसे बायोपीईटी बोतलें। दूसरे हैं ड्रॉप आउट, जो पूरी तरह से नए होते हैं, जैसे मक्के से बनने वाला PLA प्लास्टिक।
और तीसरे हैं नॉवेल बायोमटेरियल्स, जिनमें अनोखे गुण होते हैं, जैसे खुद ब खुद ठीक हो जाने वाली सामग्री। ये क्षेत्र नवाचार से भरा हुआ है। भविष्य की सामग्री से अब एक ऐसी वैज्ञानिक पहेली पर आते हैं जो सदियों से भौतिकी के सामान्य ज्ञान को चुनौती दे रही है, मेम्पेम्बा प्रभाव। मेम्पेम्बा इफेक्ट, हाँ। हाल ही में शोधकर्ताओं ने इसका पहला सफल सिमुलेशन बनाया है। एक मिनट, क्या ये सच है कि गर्म पानी ठंडे पानी से पहले जम सकता है? ये तो पूरी तरह से उल्टा लगता है। ये सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही सच है, लेकिन केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में। इसी विरोधाभासी घटना को मेम्पेबा प्रभाव कहते हैं। अच्छा। इसका नाम तंजानिया के एक छात्र इरास्टो मेम्पेम्बा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1960 के दशक में इसे फिर से खोजा था। हालांकि अरस्तु ने भी इसके बारे में लिखा था। तो वैज्ञानिक इसका क्या कारण बताते हैं? ये होता कैसे है? इसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है, और यही इसे इतना दिलचस्प बनाता है। कई सिद्धांत हैं। एक यह है कि गर्म पानी तेजी से वाष्पित होता है, जिससे उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। ओके। दूसरा सिद्धांत पानी में घुली गैसों और अशुद्धियों से जुड़ा है, और हालिया सिमुलेशन यह भी संकेत देते हैं कि यह प्रभाव सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। मौलिक विज्ञान से अब भू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर बढ़ते हैं। अडानी समूह ने भूटान में 570 मेगावाट की वांगछू जल विद्युत परियोजना शुरू की है। ये भारत भूटान संबंधों के लिए क्या मायने रखती है? ये परियोजना भारत और भूटान के बीच गहरे ऊर्जा सहयोग का एक और बेहतरीन उदाहरण है। ये भूटान के चुक्खा जिले में वांगछू नदी पर एक रन ऑफ रिवर परियोजना है। रन ऑफ रिवर, इसका क्या मतलब है? क्या ये पारंपरिक बांधों से अलग है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। रन ऑफ रिवर परियोजनाओं में नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करके बिजली बनाई जाती है, बिना कोई बहुत बड़ा जलाशय या बांध बनाए। इससे पर्यावरण पर असर कम होता है। अच्छा। और ये परियोजना बूट मॉडल पर आधारित है, यानी बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। मतलब अडानी समूह इसे बनाएगा, कुछ वर्षों तक चलाएगा और फिर पूरी तरह से भूटान सरकार को सौंप देगा। तो ये दोनों देशों के लिए एक जीत की स्थिति है, एक विन विन सिचुएशन। बिल्कुल। सर्दियों में जब भूटान में बिजली की मांग ज्यादा होती है, तो यह परियोजना उसे पूरा करने में मदद करेगी, और गर्मियों में अतिरिक्त बिजली भारत को निर्यात की जाएगी। यह आपसी निर्भरता और विश्वास का प्रतीक है। जहां भूटान के साथ हमारे संबंध सहयोग पर आधारित हैं, वहीं पश्चिमी एशिया में स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है। हाल ही में भारत ने अपने नागरिकों को ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। इस मौके पर परीक्षा के दृष्टिकोण से ईरान की भौगोलिक स्थिति को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। जरूर। ईरान पश्चिम एशिया में एक बहुत ही रणनीतिक स्थान पर स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर में कैस्पियन सागर से और दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से लगती हैं, जो इसे प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण देती हैं। बिल्कुल। और जमीनी स्तर पर ये पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पश्चिम में इराक और तुर्की, और उत्तर में अर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान से घिरा है। और इसकी भौगोलिक संरचना का इसकी भूराजनीति पर क्या असर पड़ता है? इसका भूभाग विशाल ईरानी पठार है, जिसमें बड़े बड़े रेगिस्तान और जाग्रोस तथा अल्बोर्स जैसी ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यह भूगोल इसे एक प्राकृतिक किले जैसा बनाता है। और संसाधन? ईरान तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पर बैठा है, जो इसकी आर्थिक और रणनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। शंघाई सहयोग संगठन, SCO, OPEC और अब ब्रिक्स जैसे समूहों में इसकी सदस्यता इसकी वैश्विक अहमियत को और बढ़ा देती है। तो ये थे आज के कुछ सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हमने APC के नेतृत्व से लेकर मेम्बा प्रभाव की हैरान करने वाली पहेली तक, और भारत भूटान के ऊर्जा सहयोग से लेकर ईरान की रणनीतिक भूगोल तक कई आयामों को छुआ। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार। जिस तरह हमने बायोमटेरियल्स पर चर्चा की, जो पारंपरिक प्लास्टिक और कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने की क्षमता रखती है, क्या ऐसा नहीं लगता कि भारत को इस क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर बनने के लिए अपने अनुसंधान और विकास यानी R&D में रणनीतिक रूप से निवेश करना चाहिए? एक बहुत अच्छा सवाल है। इस उभरते हुए बाजार पर कब्जा करने के लिए किन नीतिगत बदलावों की जरूरत होगी? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये गहरी पड़ताल ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल फिर मिलेंगे नए विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।